खास तौर पे मैं गोरीवाड़ा रैली पे एक चीज़ आप लोग भी वहाँ मौके पे थे, देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी कब आए और कितने घंटे किसी एक कार्यकर्ता के घर पे बैठे रहे। 2.5 घंटे एक कार्यकर्ता के घर पे बैठना चीफ मिनिस्टर का, तो इसका मतलब कहीं जो उनकी अपेक्षा थी उसके हिसाब से भीड़ नहीं आई। उसको लोग गुटबाजी कहते हैं, पर कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फिर हमारा कुछ गुट नहीं है, हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ये सबसे बड़ा नतीजा जहाँ यहाँ कहा करते थे कि डॉक्टर केवी सिंह हुड्डा ग्रुप का है, तो डॉक्टर केवी सिंह पहला शख्स था। कुमारी शैलजा का चुनावी अभियान का श्री गणेश डवाड़ी से हुआ 28 तारीख से। मैं आपके माध्यम से मेरे भाई अशोक तंवर से पूछना चाहूँगा कि 2009 में जब आए थे तब उनके पास कौन सा मकान था और कौन से मकान का नंबर था, तब वो क्या सरसा के रहने वाले थे? मैं एक उनसे सवाल पूछूँ, क्या सरसा के रहने वाले थे? एक सवाल तंवर साहब से फिर पूछना चाहूँगा कि हारने के बाद कितनी बार आए वो तो यहाँ से उम्मीदवार थे, हार जीत तो हुआ करती है। उन्होंने गग्गर के पानी की बात की, कल ही उन्होंने करी बात कि गग्गर का पानी। तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 साल तो आप कांग्रेस के राज में एमपी रहे, 5 साल रहे ना, सत्ता थी। मेरे को कहीं भी एक बयान लोकसभा में उन्होंने कभी गग्गर तो सदियों से कभी एक आवाज़ उठाई हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, कभी भी एक सवाल उठाया हो। 5 साल में डवाड़ी हल्के के अंदर मेरे को एक उनसे निवेदन है कि मेरे सामने बिठाओ आप रूबरू करके, एक भी काम मैंने जितने काम किए इनको बुलाता था, क्योंकि एक संवैधानिक मान्यता है कि वो एमपी है। जब नींव पत्थर रखना है तो मुझे, क्योंकि उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य, ये एक संवैधानिक, इनके नाम ही पटल पे लिखे जाते थे और वो लिखवाने का काम मैं करता था। बनाया तो इन्होंने तो सिवाय कोड़ी मारने के और कोई काम नहीं किया। ये तो कोड़ी मार आदमी है, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करनी ठीक नहीं। कि विचारधारा भी देखी है, पर मैं एक आप भी आंकलन करना, जितनी नाराज़गी बीजेपी से है उससे कहीं ज़्यादा नाराज़गी मेरे भाई तंवर से है। कि 10 सीनिया ये नहीं मैं कह सकता, मेरा आंकलन पॉलिटिकल आंकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े के पास रह जाएगी। 200 के मतलब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के आसार लग रहे हैं? आसार लग रहे हैं मेरे को। मैं कोई भविष्य ज्योतिषी तो नहीं हूँ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को लेकर तमाम जो कांग्रेस जन है वो लगातार ताबड़तोड़ तरीके से विधानसभा में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। किस तरीके का कांग्रेस का चुनाव प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी रैलियों का जो आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ राजनीति में जिनको भीष्म पितामह पॉलिटिक्स का बोला जाता है और एक चाणक्य साबित होते हैं हमेशा राजनीति में, हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हुड्डा के पूर्व में 2 बार के ओएसडी रहे, डॉक्टर केवी सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का मेरी राम राम, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि सिरसा में इस बार सबसे बड़ी एक भूमिका के तौर पर आपके कंधों पर सबसे बड़ा दायित्व है। अब तक कितनी विधानसभाओं को कवर कर लिया और किस तरीके का चुनाव प्रचार, कैसा रिस्पॉन्स अब तक का? देखिए, मेरे अकेले का दायित्व नहीं है, ये पार्टी के मेरे सभी साथी जो समर्पित साथी हैं वो एकजुट होकर शैलजा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक रुझान का और जहाँ तक आपका सवाल था हलकों में, मैंने आज तक मतलब सरसा में भी, डवाली का भी, एलनाबाद का भी कवर किया है मैडम शैलजा जी के साथ। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि मैं सन 82 से राजनीति के अंदर मैंने कुछ कदम रखे और उस वक्त मैं सरकारी मुलाजिम था, एक पर्दे के पीछे मेरा रोल था। और 82 से लेकर मैंने 87 तक चौधरी देवीलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया। और जो सन 87 के अंदर एक ऐसा लहर थी जो न्याय युद्ध के नाम से, और उसमें इतना ज़बरदस्त परिवर्तन था
कि 90 में से 85 सीट सो कॉल लोकदल जीत के गए। उसके बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ जो सन 87 का नज़ारा था वही आज कांग्रेस पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है, जनता के अंदर। और उसी तरह से उससे मेरे को कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त लहर नज़र आ रही है। और मुझे मेरी सोच है कि पहले कुछ लोग कहा करते थे, मीडिया कर्मी भी कहते थे, जिस सट्टा बाज़ार को मैं कभी, क्योंकि अवैध है, गैर कानूनी है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, फिर भी सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में चर्चाएं चलती हैं उसकी। उस वक्त सट्टा बाज़ार भी हमें एक दे रहा था, मीडिया भी हमें एक दे रही थी, एक रोहतक की सीट को मान रहे थे। और आज मैं नहीं, मीडिया और सट्टा बाज़ार भी कह रहे 7 सीटें आ रही हैं। पर वो जिस तरीके का ये परिवार जो जोश है, जो अब चुनाव जो है जनता खुद लड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी बीजेपी की तरफ से लगातार जो विजय संकल्प रैलियां आयोजित की जा रही है, और कल ही आपने देखा कि डबवाली विधानसभा की गोरीवाला में रैली की गई है, कैसे आंकते हैं इस रैली को? कितना आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो सैनी है वो पहली मर्तबा डबवाली विधानसभा की इस रैली में आए, और उन्होंने मंच से भी ऐलान किया कि इस बार जो 400 पार भाजपा है वो जा रही है, और कांग्रेस को लोगों ने देख लिया, परख लिया। कितना महत्वपूर्ण ऐसे समय में ये रैली आप मानते हैं? देखिए, मैं भीड़ की सरकार की जो रैली होती है उसको भीड़ की नज़र से मैं उसको सफल नहीं माना करता। भीड़ तो आयोजित की जा सकती है क्योंकि उनके साधन है और राजनीतिक दबाव है। वो कोई खास बात नहीं है कितनी भीड़ वो इकट्ठी कर लें। पर ख़ास तौर पे मैं गोरीवाड़ा रैली पे एक चीज़, आप लोग भी वहाँ मौके पे थे, देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी कब आए और कितने घंटे किसी एक कार्यकर्ता के अंदर घर पे बैठे रहे। 2.5 घंटे एक कार्यकर्ता के घर पे बैठना चीफ मिनिस्टर का, तो इसका मतलब कहीं जो उनकी अपेक्षा थी उसके हिसाब से भीड़ नहीं आई। अब मैं दूसरा किसी, मेरे को अब नाम तो ये नहीं याद, जो आपका जो यूट्यूबर कह लें, सोशल जो है, किसी को मैं अभी रास्ते गाड़ी में देख रहा था, उस आपकी पत्रकार साथी ने कुछ चंद लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें से 7 आदमियों का या 8 आदमियों का इंटरव्यू लिया, उसमें किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो उन्होंने कहा भाई बीजेपी की रैली है, तुम मुख्यमंत्री को सुन नहीं रहे और तुम यहाँ खड़े हो। तो बोले जी हमारी मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी है, सरपंच के साथ हमें चलना पड़ता है, भाईचारा है, सरपंच ले आए, हम आ गए, पर हम वोट नहीं देंगे। एक आधे ने तो ये कहा कि मैं लोकदल को दूंगा, बाकी सभी ने ये कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। दूसरा, एक पढ़े लिखे शख्स ने बहुत अच्छा सवाल उसने कहा कि जैसे आपने कहा मेरे को 400 पार, तो उसने बोला जी 400 पार की बात नहीं है, ये 400 पे हार है, ये आप सुनने में हमारी गलती है। दूसरा, उस बच्चे ने बड़ी अच्छी कहा, मैं हैरान हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सुनने आए थे, चाहे हम दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री क्या कहता है, सरकार क्या कहता है, उसकी विजन क्या है, कि यहाँ तो सिवाय 2 ही चीज़ के, राम मंदिर और धर्म के सिवाय कोई, कहीं उन्होंने रोज़गार की चर्चा नहीं की, कहीं आदमी उसमें उन्होंने कोई हेल्थ की चर्चा नहीं की, कहीं आपने उसने स्वास्थ्य की चर्चा नहीं की। जो मेन 3 मुद्दे हैं, जो हम युवा साथी हैं जिनको हमें ज़रूरत है, उन पे कहीं चर्चा नहीं। ये तो सिर्फ राम मंदिर, मुस्लिम और हिंदू के नाम से लोगों को बहकाने, ये आम आदमी की राय, मेरी नहीं, ये आम आदमी की, पढ़े लिखे बच्चों की राय है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि बीजेपी को इस बार, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो हमारे पे एक लांछन लगाते थे, प्रधानमंत्री नारे दिया करते थे कि कांग्रेस ने हमेशा बहकाने भटकाने का काम किया, तो कांग्रेस ने नहीं किया। अब इन्होंने बहकाने और भटकाने का धर्म और मंदिर, राम मंदिर के नाम से। राम हमारे दिल में भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक सृष्टि है भगवान राम हमारे पूजनीय हैं। पर इन्होंने इस राम के नाम से भी, आपने, मैं नहीं कह रहा, पता नहीं चुनाव आयोग इतना पंगु क्यों हो गया। एक संवैधानिक संस्था, जिस धर्म के नाम लिखा हुआ है कि धर्म के नाम से आप वोट नहीं मांग सकते, और सरेआम प्रधानमंत्री खुले में कहता है कि कांग्रेस को
जिताना राम को हराना है, ये मोदी जी ने कहा। तो मेरा कहने का मतलब अब लोग जागरूक हो गए, वो चाहते हैं कौन सी पार्टी हमें रोजगार देगी, कौन स्वास्थ्य पे बात करेगी, कौन शिक्षा पे बात करेगी। तो ये बदलाव का वक्त है, कांग्रेस 10 की 10 सीट जीत के जाए। अभी डॉक्टर साहब, जो बीजेपी की तरफ से लगातार जो कांग्रेस पर आप पर आरोप लगते रहे हैं और लगातार प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, वो भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो एकजुट नहीं है। हुड्डा जो खेमा है वो खुलकर अब खिलाफत कर रहा है क्योंकि नामांकन में खुद हुड्डा साहब नहीं पहुंच पाए। आपको लगता है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई खिलाफत है, कोई गुटबाजी है, आपको लगता है? और फिलहाल अब तक के चुनाव में किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि तमाम जो नेता एक मंच पर हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूँ, मैं कभी कोई लाग लपेट नहीं रखता। गुटबाजी कहते किसको है, पहले तो मैं इस बात को नहीं समझ पाया अभी तक। राजनीति में टिकटों के लिए हमेशा एक संघर्ष रहता है। हर नेता अपने कार्यकर्ता को, अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहता है। उस टिकट दिलाने के लिए भागदौड़ हुआ करती है। उसमें आप सोचते हैं कि जो मेरा समर्थक, मेरा किसी से, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी के अंदर किसी नेता के मेरी ज़्यादा पसंद भी हो सकती है, नज़दीकी में, वो मेरे लिए संघर्ष करेगा, वायदा करेगा, उसको लोग गुटबाजी कहते हैं। पर कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फिर हमारा कुछ गुट नहीं है, हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ये सबसे बड़ा नतीजा जहाँ यहाँ कहा करते थे कि डॉक्टर के.वी. सिंह हुड्डा ग्रुप का है, तो डॉक्टर के.वी. सिंह पहला शख्स था। कुमारी शैलजा का चुनावी अभियान का श्री गणेश डवाड़ी से हुआ 28 तारीख से, और श्री गणेश भी ऐसा हुआ वो आपने अपनी आंखों से देखा है, तन मन धन के साथ। इस तरह का एक, आज जितने भी हैं, कोई भी हो, किसी का नाम मैं कह रहा हूँ गुटबाजी में नहीं है, सारे एकजुट होकर शैलजा जी के साथ खड़े हैं। दूसरा उदाहरण, जब टिकट ना मिले एक बार मायूसी होती है, स्वाभाविक है। आप इंसान हैं, आपको अगर कोई चीज़ ना मिले जिसकी आप इच्छा रखते हो, एक बार आपको थोड़ा सा मायूसी आती है। पर उस मायूसी के साथ फिर हमारे सामने तिरंगा और हाथ का निशान जब नजर आता है तो उस मायूसी दूर हो जाती है। उसका दबस भिवानी से किरण, मेरी बहन किरण अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, उसका हक है, अधिकार है, पर फैसला हाईकमांड ने करना है। सभी एक जैसे हैं, सभी जिताऊ कैंडिडेट हैं, पर कई बार हमें राजनीतिक फैसले समीकरण बनाने के हिसाब से हमने राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं, और उस राजनीतिक फैसलों के हिसाब से टिकट से महरूम हो जाता आदमी। पर आज आप देखें ना, रावदान सिंह के साथ को बहन क्या नाम, किरण कंधे से कंधा मिलाकर उसी की गाड़ी में बैठ के चुनाव प्रचार कर रही है। तो ये तो समीकरण है। समीकरण के हिसाब से मेरा समीकरण था, यूथ को टिकट देनी थी, यूथ के कोड मेरी कट गई, मेरे बेटे को दे। तो इसलिए ये कोई गुटबाजी नहीं है, ये एक कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में जब हमें टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आज 9 की 9 सीटों पे, हर हल्के में कोई धड़ा किसी का नहीं, हर नेता, हर साथी पार्टी को मजबूत करने पे लग रहा है। अभी डॉक्टर साहब, जो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। गोविंद कांडा की बात करें, तमाम जो बीजेपी के नेता, वो कहते हैं कि शैलजा 26 साल बाद सिरसा में लौट कर आई, उनका घर नहीं, मकान का एड्रेस नहीं, जिनके पास 2 गज यहाँ पे ज़मीन नहीं, वो चले हैं चुनाव लड़ने। और जब जनता, सिरसा की जनता ने और गुटबाजी से परेशान हुए तो वो अम्बाला चले गए, अब अम्बाला से परेशानी हुई तो वापस सिरसा आ गए। देखिए, अपने आप को बड़े वो राजनीतिक कदावर नेता मानते होंगे, पर बेतुके बयान राजनीति में नहीं देना चाहिए। आज हम तो विपक्ष में कोई आलोचना करें तो कुछ थोड़ा सा जचता है, वो तो सरकार में है। उनको अपनी जो 5 साल की या 10 साल की जो कारगुजारी है, जो जनता के लिए काम की, उनको लेके लेखा जोखा लेके आना चाहिए। जब इस तरह का उनका कोई लेखा जोखा नहीं है तो बेबुनियाद सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेरे भाई अशोक तंवर से पूछना चाहूँगा कि 2009 में जब आए थे तब उनके पास कौन सा मकान था और कौन से मकान का नंबर था? तब वो क्या सरसा के रहने वाले थे? मैं एक उनसे सवाल पूछूं, वो क्या सरसा के रहने वाले थे? जहाँ तक शैलजा का सवाल है, शैलजा तो सन 71 से इनके पिताजी का यहाँ से
जब सब कंबाइंड हल्का था तो हिसार इनका निवास भी था, यहाँ रही हैं। और ये सिर्फ एक चुनाव लड़ना नहीं है, उनका यहाँ सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता भी है राजनीतिक रिश्ते के साथ। चाहे अम्बाड़ा एमपी थी, हर 2-3 महीने के बाद दुख सुख में सब क्या आया करती थी। तो सिर्फ एक मकान होना ही ये फैसला नहीं करता। मकान से ज़्यादा सबसे बड़ा मकान है दिल। जनता के दिल में जगह होनी चाहिए। जनता के दिल में जगह हो तो मकान की भी जरूरत नहीं पड़ा करती। आज सरसा जिला के जनता के दिल में शैलजा का मकान है, तो ये तो बेबुनियाद है। मैं एक सवाल तंवर साहब से फिर पूछना चाहूँगा कि हारने के बाद कितनी बार आए वो तो यहाँ से उम्मीदवार थे, हार जीत तो हुआ करती है। आप ईमानदारी से अपना आंकलन करना। डॉक्टर केवी सिंह 2009 में भी आ रहा, 2014 में भी आ रहा, और 2019 में इस जनता ने आशीर्वाद दिया नारे के साथ, मैं नहीं हम और 1 वोट से 2 MLA। आपके सामने पूछो महीने में 25 दिन यहाँ रहता हूँ कि नहीं रहता। ये लोग ऐसे लोग हैं, हार जाएं तो छोड़ के मैदान चले जाते हैं, और जब चुनाव आए फसली पटेल की तरफ जनता के बीच में। शैलजा सरसा की नहीं, हरियाणा की है। डॉक्टर साहब, इस चुनाव में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चुनाव मुद्दों से परे लड़ा जा रहा है, जहां पर बीजेपी के पास सबसे बड़ा श्री राम को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं, कांग्रेस की खिलाफत को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं, और एक नारा है सबसे ज़्यादा 4 जून 400 पार। आपको लगता है मुद्दों से परे और दूसरी तरफ कांग्रेस है, क्या सबसे बड़ा सिरसा लोकसभा का चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता आपको वोट दे? क्या मुद्दे हैं? नहीं, सवाल ये चुनाव लोकसभा का है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। फिर भी मानता हूँ सरसा के बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिस मैंने कल तंवर साहब का एक बयान पढ़ रहा था कहीं, शायद इसी रैली का हो, कि उन्होंने गग्गर के पानी की बात की। कल ही उन्होंने करी बात कि गग्गर का पानी। तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि 5 साल तो आप कांग्रेस के राज में MP रहे, 5 साल रहे ना, सत्ता थी। मेरे को कहीं भी एक बयान लोकसभा में उन्होंने कभी गग्गर तो सदियों से कभी एक आवाज़ उठाई हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। कभी भी एक सवाल उठाया हो, कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इन्होंने पत्र लिख के मांग की हो कि भाई इस हल्के में ये करना, ये नहरें निकाली जाए। मैंने जरूर मांग रखी मेरे आदरणीय नेता से, चाहे वो काड़ावाड़ी में जलसा था, चाहे रेल पुल रैली थी, यहाँ दोनों जलसों में मांग रखी मैंने। मेरे यहाँ जो मैंने उनसे निवेदन किया कि जब मैं OSD था आपने मुझे कलम दी और मैंने आपके मार्फत मैंने इसको O2 झील की खुदाई करवाई, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कम से कम यहाँ 2 या 3 मेरी खरीफ चैनल निकाली जाए। तिगड़ी खरीफ चैनल, कालवाड़ा खरीफ चैनल, रत्ता खरीफ चैनल। तो मैंने तो रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल हमारी पूरी हो गई, कालवाड़ा खरीफ चैनल का टेंडर भी हो गया, पैसे भी मंजूर हो गए, पर थोड़ा सा इस नीति चेंज हो गई क्योंकि हुड्डा साहब पहले नीति किसानों के भले के लिए तब्दीली की। पहले 2 गुना पैसे मिलते थे, वो 4 गुना कर दिए, तो बजट बढ़ गया। वो फाइल फिर वित्त विभाग को चली गई और बीच में हमारा चुनाव हमने 6 महीने पहले करवा लिया, तो मेरा वो काम रुक गया। तो इस सरकार को, ये बीजेपी में आए हुए हैं और अभी 4 महीने पड़े हैं, तो मैं तंवर साहब से कह रहा हूँ इस कालवाड़ा खरीफ चैनल को ही कर देना मंजूर, जो मैं उस टाइम की मंजूर हुई है, तो उनको तो रोक है। ये लोग बहकाने का काम करते हैं, इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। 5 साल में डवाड़ी हल्के के अंदर मेरे को एक उनसे निवेदन है कि मेरे सामने बिठाओ आप रूबरू करके, एक भी काम मैंने जितने काम किए इनको बुलाता था, क्योंकि एक संवैधानिक मान्यता है कि वो MP है। जब नींव पत्थर रखना है तो मुझे, क्योंकि उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य, ये एक संवैधानिक, इनके नाम ही पटल पे लिखे जाते थे और वो लिखवाने का काम मैं करता था, क्योंकि वो MP थे, मंजूर मैं करवा के लाता था, श्रेय इनको मिल लेने की कोशिश करती। एक काम आ जाए मेरे सामने बैठ के, कभी एक भी प्रोजेक्ट मैं दूसरे हल्के के डवाड़ी में इन्होंने कोई मंजूर कराया, तो ये तो सिर्फ झूठ बोल के वोट लेना चाहते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा उनके बारे में, उनकी कार्यशैली
उनकी विचारधारा, ना तो कार्यशैली है, कुछ है नहीं। और विचारधारा तो आप भी मानते हो कोई विचारधारा नहीं। जो आदमी वो कहता था मेरे खून में कांग्रेस है, मैं एक फौजी का किसान का बेटा हूँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ, मैंने देश के लिए ये किया, वो शख्स जिस कांग्रेस ने उसको देशू का प्रधान बनाया, जिस कांग्रेस ने उसको NSUI का प्रधान बनाया, जिस कांग्रेस ने उसको यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया, जिस कांग्रेस ने लोकसभा के टिकट देकर जनता, हरियाणा की सरसा की जनता ने तन मन धन से, एक शब्द और तन मन धन को में जोड़ दे के लोगों ने अपने पैसे लगाकर, इनका एक पैसा तक खर्च नहीं हुआ, तन मन धन से MP बनाने का काम किया। और ये MP उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, सब ने इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो इन्होंने तो सिवाय कोड़ी मारने के और कोई काम नहीं किया। ये तो कोड़ी मार आदमी है, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करनी ठीक नहीं। चरित्र जहाँ विचारधारा, अब मैं विचारधारा, ये तो कार्यशैली है उनकी, विचारधारा बात भारतीय जनता कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी को गाली निकाला करते थे, अपशब्द भी बोला करते थे। उस कांग्रेस को जो माँ के समान है उसको धोखा दे के चले गए। फिर अपनी पार्टी बनाई, वहाँ लोगों को गुमराह करने का काम किया। फिर राज्यसभा की उम्मीद के अंदर TMC में चले गए कि शायद ममता जी मेरे को राज्यसभा में दे देंगे। फिर उसी राज्यसभा के लालच में केजरीवाल साहब के साथ आ गए। अब उसी लोकसभा के लालच में कि शायद मोदी की हवा में मेरा दाव लग जाएगा BJP में। पर लोगों ने उनकी कार्यशैली भी देखा है, उनकी विचारधारा भी देखी है। पर मैं एक आप भी आंकलन करना, जितनी नाराज़गी BJP से है उससे कहीं ज़्यादा नाराज़गी मेरे भाई तंवर से है। अभी डॉक्टर साहब 3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है और मुख्यमंत्री का भी बयान है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ हो रहा है और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में विकास हो, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। आपको लगता है सरकार अल्पमत में है और जिस तरीके से उन्होंने भी मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और दोबारा से चुनाव हो? जहाँ तक विकास ना हो, ये जो भी मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जी, पर क्योंकि अभी तक लोग, आप भी देख रहे होंगे, मेरे भाई जो हैं नायब सैनी को तो कोई मुख्यमंत्री कहता है नहीं, मंच से भी लोग अभी तक मनोहर लाल सैनी को मुख्यमंत्री कहते हैं। शायद जैसे मैं कह रहा था 1 वोट से 2 विधायक, शायद अब तो 2 मुख्यमंत्री हो गए होंगे। तो कोई ये फैसला नहीं कर पा रहा मुख्यमंत्री कौन है, किसकी चलती है। जहाँ तक विकास का सवाल है, 10 साल हो गए, 10 साल तो किसी ने नहीं रोका, तो विकास का लेखा जोखा ले आए ना। अब 3-4 महीने में कौन सा तीर मारने की बात करोगे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भी असंवैधानिक काम नहीं करेंगे। हमारी पार्टी चुनी हुई सरकारों को कभी गिराने की हमारी नीति नहीं है, ना नीयत। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। आपके सामने देखो कितनी सरकारें इन्होंने गिराने का काम किया और अभी दबाव का काम कर रहे हैं। कितने मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो सोरेन है, चाहे ये केजरीवाल जी हैं, उनको जेल में डाल के, डरा के, धमका के सत्ता गिराने का इनकी साजिश, ये काम ये करते हैं। ये अपने आप, इनकी नीति ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। और अगर अपने बोझ से अल्पमत में ही सरकार आएगी तो हमारा संवैधानिक, हमारा नैतिक फर्ज बनता है, हम गवर्नर से, राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि ये सरकार, इसमें राष्ट्रपति शासन लगे। क्योंकि अल्पमत सरकार, ये संविधान के अंदर है, अल्पमत सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, कोई फैसला नहीं ले सकती। क्योंकि अब सरकार ये अल्पमत में आ गई है और संवैधानिक तौर पे ये कोई फैसला नहीं ले सकता। तो इसलिए उनका नैतिक फर्ज बनता है कि इस्तीफा देना चाहिए। हम गिराने के पक्ष में नहीं है और अपने बोझ से गिरेगी, जनता के बीच आएंगे, हम स्वागत करेंगे चुनाव का। आज भी लोकसभा का है, आगे विधानसभा का चुनाव। अभी डॉक्टर साहब बीजेपी की रैलियों में और बीजेपी के प्रचार में एक बात बहुत बड़े लेवल पर है, 400 पार, अब की बार 400 पार। मैंने तो पहले भी उसको थोड़ा सा मजाक के रूप में ले लें चाहे,
तो मैं तो ये पहले भी लोगों से कहा करता था, शायद आपको और हमारे को सुनने में गलती लग रही है। वो 400 पार नहीं कह रहे, वो 400 पे हार कह रहे हैं। वो शायद आप और हम सुनने में गलती कर रहे हैं, वो 400 पे हार। और मेरा अंदाजा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 और 200 के बीच में सिकुड़ के रह जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, आप आंकलन में बहुत झूठ बोलने की महारत बात हासिल को है। कह दूं मैं कि 10 ही नहीं है, ये नहीं मैं कह सकता। मेरा आंकलन, पॉलिटिकल आंकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े के पास रह जाएगी। 200 के मतलब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के आसार लग रहे हैं। आसार लग रहे हैं मेरे को। मैं कोई भविष्य ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर जिस तरीके से एक आंकलन आता है मीडिया से, जिस तरीके प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो भाषा है, जिस तरह से उनके चेहरे से बॉडी लैंग्वेज में एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, और जिस तरीके का एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को उन्होंने ख़त्म किया, जिस तरीके से मेरे ख्याल में किसी अगर न्यूट्रल आदमी से भी आप पूछें तो जैसे मंगलसूत्र के बयान को मेरे ख्याल में किसी आदमी ने पसंद नहीं किया और वो गरिमा से नीचे है। ये इसका मतलब ये है कि 2 चरण के चुनाव हो गए, तीसरा भी हो गया। हाँ, जो आपके ठीक है, हम सरकार में नहीं है, हमें जो आंकड़े आउटपुट है वो नहीं मिल पाएंगे। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के आपको सामने पता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो हालत है, उनके पास तो वो आंकड़े पहुंच जाएंगे। हमें तो आंकड़े मिलेंगे वो 4 तारीख को टीवी के मार्फत, उनके पास तो पहुंच गए होंगे। उनके पास तो IB है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, वो भी आंकड़े आते हैं। तो इन सारे आंकड़ों से उनको एहसास हो गया कि मामला बिगड़ गया, और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खुलकर हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको भी डिस्टोर्ट करके जनता के सामने पेश करने का काम कर रहे हैं। और मैं उसके खड़गे जी की तारीफ करूंगा, उन्होंने खुला कहा कि मुझे वक्त दीजिएगा, मैं आपके पास आऊँगा और बैठ के हम डिस्कस करें। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र में कहीं मुस्लिम शब्द नहीं लिखा हुआ। अब उसको हिंदू मुस्लिम तो मतलब ये है कि काम था नहीं, अब ये जो भटकाने बहकाने का काम, तो मैं नहीं मानता कि जनता समझ चुकी। और मैं बहुत मीडिया कर्मियों से, जो मीडिया साथी, कुछ पत्रकार जो काफ़ी बड़े लेवल के एडिटर वगैरह, उनसे भी बातचीत मेरी होती है, क्योंकि मैं मीडिया सेल के अंदर काम किया है। उन्होंने ये कहा जी बहुत अच्छा, 2 चीज़ उन्होंने मेरे से सामने रखी कि 2 चीज़ें हैं कि इससे अच्छा, बहुत अच्छा एक चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी लेके आई है। और अगर हमें जनता ने हमें सत्ता दी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो गरीब जनता, किसान है, मजदूर है, युवा है, उसकी एक जो व्यथा है, जो स्थिति है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और दूसरा, पहली बार है कि मैं नहीं कह रहा, हर आदमी कह रहा है किसी से उठा के कि हरियाणा के लंबे अरसे के बाद इससे संतुलित टिकट वितरण नहीं हो सकता, और हमने संतुलित टिकट वितरण किया है। तो ये कई इश्यू हैं, बीजेपी से नाराज़गी क्योंकि मुद्दे से भटक गई, विकास किया नहीं, राम के नाम से, धर्म के नाम से, इस तरह के युवा भटक गया, युवा बेरोजगारी से, किसानों के साथ जिस तरीके से जातियाँ हुई, महिलाओं के साथ, जिन महिलाओं की बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला पहलवानों के साथ जाति करने वाले MP के बेटे को टिकट दी जा रही है। जिस मंत्री के बेटे ने 5-5 किसान को रौंद दिया, उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। जितने भी दल बदलू हमारे से गए, उन सबको वो इम्पोर्ट किया है। कहते हैं कि हमारे पास संगठन है, ग्रास रूट से संगठन है। तो फिर ग्रास रूट से संगठन था तो हरियाणा में 10 में से 6 कांग्रेस के लोगों को क्यों टिकट दी, अपने आदमियों को दे दिया कर। इन चीज़ों से लोग इनकी नीयत को और नीति को समझ गए कि ये तो सिर्फ बाई हुक एंड क्रुक सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। तो इसलिए जनता बदलाव का मन बनाई हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, अभी बीजेपी जिस तरीके से रैलियां कर रही है, तो क्या सिरसा में भी आने वाले समय में हम लोग कोई बड़े आयोजन देखेंगे? बड़े स्टार प्रचारक कब तक आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये काम हाईकमांड का है। हमारा काम है, हम जो साथी हैं,
हमने मांग रखी है बहन शैलजा जी से कि एक बड़ी रैली हमें भी आयोजित करनी चाहिए और उसमें देश के शीर्ष नेतृत्व में जो उनको ठीक लगे, और जो क्योंकि कई बार ठीक लगने की भी नहीं, ये समय की बात है। कुछ लोग हैं क्योंकि सारे देश के अंदर है, हमारी खास तौर पे मेरी ये एक मेरा निजी जो है, मैं जो चाहूँगा, मैंने तो शैलजा जी से भी निवेदन किया कि प्रयास किया जाए कि प्रियंका को यहाँ आए। प्रियंका गांधी आएगी और लोगों में उनका चाव, राहुल जी का भी पूतना है, खड़गे साहब का भी है, पर जो मेरे साथी हैं उनके मैंने जो पूछा भी तो उनका जी प्रियंका जी को लेके आए, हम निवेदन करेंगे। बाकी राहुल गांधी जी आए तो भी हमारा बहुत अच्छा है, चाहे खड़गे साहब आए, पर कोई ना कोई बड़ा नेता जरूर अवश्य आएगा। डॉक्टर साहब, शैलजा जी की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं आंकड़ों में नहीं जाया करता क्योंकि आंकड़े तय जनता करती है, पर जो मैं रुझान देख रहा हूँ, जो जिस तरीके से जोश जनता में देख रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत एक ऐतिहासिक जीत होगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ, उससे आप अपना आंकलन कर सकते हैं। पिछले चुनाव में अमित करीबन 16,000 वोटों से जीत के गया, ठीक है। उस वक्त की और आज की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। पहली बात तो कांग्रेस की हवा है, दूसरा मोदी का जादू नहीं रहा, तीसरा तंवर साहब से नाराज़गी है, चौथा शैलजा जी एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय नेता है। इन सारी चीज़ों का और जनता का जिस तरीके से संगठन होकर हमारी एकजुट होकर पार्टी जो काम कर रही है, तो मैं मानता हूं कि जैसे 16,000 के करीबन यहाँ से अमित जीत के गया था, तो मुझे लगता है इस बार डवाड़ी में डबल से जीत होगी। मैं मेरे हल्के का आंकलन दे रहा हूँ कि 16,000 से जीत के गए, तो मुझे अंदाज़ा है कि इस बार हम 32,000 से ऊपर जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। जो मैं लोगों को मिलता हूँ 32,000 से ऊपर जीतेंगे। बाकी 9 हल्कों का अलग आंकलन है, मैं मेरे डवाड़ी का हल्के का दे दिया। 16,000 का हम दुगना करेंगे, दुगने से कम नहीं रहने देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सबको, सत श्री अकाल, राम राम। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह, जो पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं। उन्होंने अपना आंकलन भी बताया क्योंकि उनके पास लंबा राजनीति का अनुभव है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी जो रैली है वो सिरसा में कांग्रेस करने जा रही है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरिंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।